नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में चर्चा होगी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिंदी साहित्य जगत में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का नाम कितना महत्वपूर्ण है और कितना बड़ा योगदान है हिंदी साहित्य जगत में इनका। तो इनके द्वारा लिखा गया कोई निबंध कितना महत्वपूर्ण बन सकता है, ये बात आप समझ सकते हैं, इस बात का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। तो आज के वीडियो का विषय क्या है? आज के वीडियो का विषय है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा एक निबंध लिखा गया है, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था। इस पर विस्तृत चर्चा होगी, इसके सारांश पर चर्चा होगी और इसकी विस्तृत समीक्षा पर भी मैं बहुत बेहतर ढंग से एक्सप्लेनेशन दूंगी। तो सारांश के साथ साथ इसकी जो विस्तृत समीक्षा है, फिर विस्तृत मूल्यांकन है या मूल संवेदना है, यानी कि कुल मिलाकर आप ये कह लीजिए एक शब्द में कि जितने भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं इस निबंध पर आधारित, उन सब के उत्तर आप देने में सक्षम हो जाएंगे इस एकमात्र वीडियो देखने के पश्चात। तो बिना समय ज़ाया किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और सीधे आते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले मैं सारांश पर बात करूंगी, जिससे कि आपको एक मोटे मोटे तौर पर आइडिया लग जाएगा कि इस निबंध में आखिर किन किन तथ्यों पर बात की गई है शुक्ल जी द्वारा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इस निबंध के सारांश पर। इस निबंध के सारांश पर आने से पहले एक तथ्य आपको अवश्य पता होना चाहिए, क्योंकि जब आपसे प्रश्न इससे पूछा जाएगा, कोई पैराग्राफ दे दिया गया और आपसे सप्रसंग व्याख्या पूछी गई, तो फिर आपको संदर्भ लिखना होता है। तो आप इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे, उसके लिए आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये निबंध कहाँ से संकलित है। तो ये निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखी गई उनकी एक निबंध संग्रह की बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है चिंतामणि। आप इसको एज इट इज़ नोट डाउन करिए, चिंतामणि पुस्तक है, उसमें से ये निबंध संकलित है। तो अगर आप संदर्भ आप इसका लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे ये आप अब नोट डाउन करिए। आप कुछ इस तरह से संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हिंदी साहित्य के पुरोधा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखी गई उनकी निबंध संग्रह की पुस्तक, जिसका नाम है, क्या नाम है, चिंतामणि, से संकलित है, या फिर चिंतामणि में संकलित काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था निबंध से उद्धृत है। इस तरह से, मतलब इन दोनों ही तरीके से आप जिस तरह से आपको बेहतर लगता है आप अपना उत्तर लिखकर आ सकते हैं, यानी कि सप्रसंग व्याख्या में संदर्भ लिखकर आ सकते हैं। अब इसके सारांश पर आते हैं। तो इस निबंध में शुक्ल जी ने काव्य के उस पक्ष की चर्चा की है जो केवल मनोरंजन या सौंदर्य प्रदर्शन तक सीमित न होकर लोक मंगल की दिशा में सक्रिय होता है। अब आपको इन दो पंक्तियों से ही, अगर आप हिंदी साहित्य को बहुत बेहतर ढंग से पढ़ते होंगे तो आपको यहाँ से कुछ ना कुछ रिलेटिविटी दिखाई दे रही होगी। आपने गुप्त जी की वो पंक्तियाँ अवश्य सुनी होंगी कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उद्देश्य का भी मर्म होना चाहिए। मैथिली शरण गुप्त जी की मैं बात कर रही हूँ, उनकी भारत भारती की ये पंक्तियाँ बहुत ही प्रचलित हैं, क्योंकि वो पंक्तियाँ आप देख रहे होंगे इन पंक्तियों से भी रिलेट कर रही हैं। यानी शुक्ल जी की जो काव्य के प्रति भावना है या फिर आस्था है, या फिर काव्य के प्रति और कवियों के प्रति जो वो एक मार्गदर्शन करते हुए चलते हैं कि काव्य कैसा होना चाहिए, उसका उद्देश्य क्या है, वो गुप्त जी की पंक्तियों से भी आपको समान बात का अर्थ पता चल रहा होगा। तो इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे और रिवीजन करते हुए चलेंगे तो आप भी बहुत ही बेहतर ढंग से अपने उत्तर लिख पाएंगे और अवश्य आपके बाकियों से अधिक अंक आएंगे। तो आगे की पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। शुक्ल जी जो है काव्य को आनंद के साधनावस्था और सिद्धावस्था दो रूपों में विभाजित करते हैं। तो साधनावस्था कौन सी स्थिति है? साधनावस्था वह स्थिति है जहाँ आनंद की प्राप्ति के लिए संघर्ष, पीड़ा, अन्याय, प्रतिरोध और लोकहित की भावना विद्यमान रहती है, जबकि सिद्धावस्था में काव्य केवल प्रेम, सौंदर्य, उल्लास आदि का चित्रण करता है। आगे बढ़े तो शुक्ल जी का मानना है कि शुक्ल जी का मानना क्या है? शुक्ल जी जो है वो मानते हैं कि सच्चा और महान काव्य वह है, कौन सा है, जो जीवन के संघर्षमय पक्षों में भी सौंदर्य की अनुभूति कराता है। वे कहते हैं कि काव्य में करुणा, क्रोध, उत्साह, भय आदि तीव्र भाव यदि लोकहित और करुणा से प्रेरित होंगे, यानी कि इन भावों में करुणा विद्यमान होगी कहीं ना कहीं, तो वो भी सौंदर्य की अनुभूति अवश्य कराएंगे, ऐसा मानते हैं शुक्ल जी। आगे बढ़ें तो लिखा है, शुक्ल जी मानते हैं, या फिर कह लीजिए उनका तर्क है,
उनका तर्क है कि केवल कोमल और मधुर भाव ही नहीं बल्कि कठोर और उग्र भाव भी यदि सात्विक हों, सात्विक यानी कि सच्चे हों, तो काव्य में गहराई और व्यापकता अवश्य लाएंगे। लेखक स्पष्ट करते हैं कि काव्य का उद्देश्य केवल उपदेश देना नहीं होता है, बल्कि सौंदर्य के माध्यम से पाठक के मन में भीतर से प्रवृत्ति और प्रेरणा उत्पन्न करना होता है। शुक्ल जी इस निबंध में यह भी स्थापित करते हैं कि काव्य की पूर्णता तब होती है जब वह जीवन के दोनों पक्षों, किन किन पक्षों, कोमलता और प्रचंडता, ये दोनों आप देख रहे होंगे आपस में विरोधाभास लिए हुए हैं, लेकिन शुक्ल जी विरोधों में सामंजस्य की बात करते हैं। तो इन दोनों ही पक्षों का समन्वय दिखाई दे तभी वो काव्य पूर्ण माना जाएगा, ऐसा शुक्ल जी कहते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि यह निबंध काव्य को एक सामाजिक और नैतिक शक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है जो लोक मंगल के लिए प्रेरणादायक बनता है। तो इस तरह से आप इसका सारांश लिख कर आएंगे और अब आप इसके जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं या फिर मोटे तौर पर इस निबंध में किन किन बातों पर चर्चा की गई है वो आप अवश्य समझ पाए होंगे। अब बात करेंगे इसकी विस्तृत समीक्षा पर या फिर इसका विस्तृत विश्लेषण अब हम करेंगे। विस्तृत विश्लेषण के अंतर्गत सबसे पहला बिंदु बनता है भूमिका, काव्य और लोकमंगल। तो आचार्य शुक्ल इस निबंध में काव्य की उस प्रवृत्ति पर प्रकाश डालते हैं जो न केवल सौंदर्य बोध की पूर्ति करती है बल्कि लोकमंगल की भावना से प्रेरित होकर समाज को दिशा भी देती है। इस संदर्भ में शुक्ल जी कहते भी हैं, क्या कहते हैं, ये नीचे एक उदाहरण दिया गया है। शुक्ल जी कहते हैं कि काव्य और भक्ति मार्ग आनंद स्वरूप को लेकर चलें। अब यहाँ पर दो शब्द आए हैं और दोनों शब्दों में क्या अंतर संबंध है इस बात को अवश्य समझ लेना चाहिए, तभी आप इस उदाहरण को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। तो काव्य और भक्ति मार्ग दो शब्द आए हैं, तो दोनों में समानता क्या है? दोनों में समानता है आनंद की अनुभूति ही दोनों का उद्देश्य होता है। क्यों? क्योंकि कोई व्यक्ति भक्ति क्यों करता है, आप भक्ति क्यों करते हैं, पूजा पाठ क्यों करते हैं? क्योंकि आपको एक आंतरिक सुख की प्राप्ति होती है, आपको आनंद प्राप्त होता है। और वहीं काव्य का कर्म भी क्या होता है? आनंद प्राप्त कराना, आनंद की अनुभूति कराना। तो जो काव्य है और भक्ति मार्ग दोनों ही आनंद के स्वरूप को लेकर चले, ऐसा कौन कहते हैं? आचार्य शुक्ल कहते हैं। इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि शुक्ल जी के अनुसार काव्य का उद्देश्य केवल सौंदर्य का उपभोग नहीं बल्कि आनंद की साधना भी है जो सामाजिक कल्याण से जुड़ा हुआ है। सौंदर्य के उपभोग से तात्पर्य यहाँ पर क्या निकल रहा है, या फिर कह लीजिए ये जो शब्द है ये किन लोगों को संबोधित है या फिर किन पर कटाक्ष किया गया है? सौंदर्य के उपभोग शब्द के माध्यम से। तो जाहिर सी बात है आप सभी ने रीतिकाल पढ़ा होगा, तो वहाँ के जो लेखक आदि थे वो किस तरह का काव्य सृजन कर रहे थे, तो उन्हीं पर कटाक्ष है इन पंक्तियों के माध्यम से कि किस तरह से वो नायक नायिका के सौंदर्य चित्रण में लगे हुए थे, नायिका के भेदों पर चित्रण कर रहे थे, नायिका के नक्षिक वर्णन पर निरंतर चित्रण कर रहे थे। तो इस तरह से ये पंक्तियाँ कहीं ना कहीं रीतिकालीन युग के कवियों पर भी कटाक्ष करती हुई नजर आ रही हैं। दूसरे बिंदु की ओर बढ़े तो दूसरा बिंदु है काव्य के दो पक्ष इस निबंध के माध्यम से बताए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। पहला पक्ष है साधनावस्था का और दूसरा है सिद्धावस्था का। अब जो साधनावस्था है वो प्रयत्न पक्ष कहलाती है, वहीं सिद्धावस्था को उपभोग पक्ष भी कहते हैं। तो साधनावस्था में संघर्ष, करुणा, क्रोध, अन्याय, प्रतिरोध आदि जैसे भाव संकलित होते हैं। वहीं सिद्धावस्था के अंतर्गत प्रेम, श्रृंगार, सौंदर्य, हास उल्लास यानी कि खुशी देने वाले जो भाव हैं वो इसमें विद्यमान होते हैं। किसमें? सिद्धावस्था में, यानी कि काव्य के उपभोग पक्ष में। इस संदर्भ में आचार्य शुक्ल निबंध में लिखते हैं कि साधनावस्था या प्रयत्न पक्ष को लेकर पीड़ा, बाधा, अन्याय, अत्याचार आदि के दमन में तत्पर शक्ति के संचरण में भी रमणीयता देखते हैं। रमणीयता का तात्पर्य यहाँ पर क्या है? रमणीयता जो है एक शब्द है, मैं कभी आपको विस्तार से पढ़ाऊंगी सौंदर्य के पर्यायवाची, तो उसके अंतर्गत रमणीयता शब्द आता है। तो रमणीयता जो है बेसिकली एक शाब्दिक तौर पर इसका अर्थ समझेंगे तो सौंदर्य ही इसका अर्थ निकल कर आता है। तो यहाँ शुक्ल जी जीवन के संघर्ष को भी काव्य के लिए एक अनिवार्य सौंदर्य या फिर अनिवार्य तत्व मानते हुए चलते हैं। तीसरा बिंदु है साधनावस्था की विशेषता, भीषणता में मधुरता। शुक्ल जी का मानना है कि जीवन के कष्टदायक पहलुओं को जब काव्य में कलात्मक ढंग से चित्रित किया जाता है तो वे सौंदर्य का रूप ले लेते हैं।
इस संदर्भ में एक उद्धरण मैंने कोट किया है। अब जो उद्धरण मैंने दिए हैं वो आप एज इट इज मार्क करते हुए चलिएगा अपने टेक्स्ट में, ताकि आप बाद में जब रिवीजन करें तो ये जो उद्धरण मैंने यहाँ पर लिखे हैं ये मुख्य तौर से रिवाइज कर लें। और अगर ये पंक्तियाँ आपको याद हो पा रही हैं तो वेल एंड गुड, आपको परीक्षा में पंक्तियाँ लिख कर आनी है, आप अधिक अंक प्राप्त करने के दावेदार हो जाएंगे। जब आप उदाहरण देते हैं तो ऐसे ही आपका उत्तर जो है बाकियों से अलग बन जाता है। तो शुक्ल जी इस संदर्भ में लिखते हैं कि लोक में यानी कि विश्व में, संसार में, लोगों में फैली दुख की छाया को हटाने में ब्रह्म की आनंद कला जो शक्तिमय रूप धारण करती है, उसकी भीषणता में भी अद्भुत मनोहरता साथ लगी रहती है। यह विरोधों का सामंजस्य ही है जो साधनावस्था को कलात्मक रूप दे देता है। तो विरोधों में सामंजस्य की बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। चौथे बिंदु की ओर बढ़े तो साधनावस्था के कुछ उदाहरण भी दिए हैं शुक्ल जी ने, जहां आपको ये बातें याद कर लेनी चाहिए और मार्क कर लेनी चाहिए। साधनावस्था के उदाहरण देते हुए शुक्ल जी कई ग्रंथों के नाम बताते हैं, जिसमें कि संस्कृत ग्रंथों की बात करें तो रामायण की बात करते हैं, महाभारत की बात करते हैं, रघुवंश की बात करते हैं। वहीं हिंदी की रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो और आलाखंड की बात करते हैं। पृथ्वीराज रासो आप सबको पता होगा चंद्रवरदाई जी द्वारा लिखी गई है। वहीं यूरोपीय काव्य का भी उदाहरण एक दे देते हैं। नीचे एक उदाहरण आया है, शुक्ल जी लिखते हैं कि रामायण का बीज भाव करुणा है, जिसका संकेत क्रौच को मारने वाले निषाद के प्रति वाल्मीकि के मुंह से निकले वचन द्वारा आरंभ में ही मिलता है। अब ये जो उदाहरण है आप तब ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ पाएंगे जब आप राम काव्य का जन्म, जो कि एक कविता है वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई, मैंने बहुत ही बेहतर एक्सप्लेनेशन दिया है, चैनल पर जाकर आप देखिए, बहुत ही बेहतर वो वीडियो है। आपको इस उद्धरण को बहुत ही गहराई से यानी कि सारे आपको तत्व पता चल जाएंगे कि राम काव्य का जन्म कैसे हुआ था, रामायण कैसे लिखनी शुरू की गई थी, यानी उसका कहाँ से आधार बिंदु क्या है, वाल्मीकि जी के मुंह से किस तरह से एक शाप निकला था, किसके लिए, निषाद के लिए, निषाद यानी कि शिकारी के लिए, जिसने क्रौची के खेलते हुए, क्रीड़ा करते हुए युग्म में से क्रौच को तीर मारकर मृत्यु को प्राप्त करवा दिया था, यानी कि क्रौच पक्षी को हत्या कर दी थी क्रौच पक्षी की, जिसकी वजह से क्रौची रोती रही, बिलखती रही और उसे देखकर वाल्मीकि जी का हृदय किस तरह से द्रवित हुआ और उनके मुंह से एक शाप निकला और वहीं से कहीं ना कहीं राम काव्य का जन्म माना जाता है। आगे बढ़े तो पांचवा बिंदु है बीज भाव और स्थायी भाव का विवेचन। शुक्ल जी बीज भाव की अवधारणा रखते हैं और अवधारणा रखते हुए कहते हैं कि जो काव्य के मूल प्रेरक भाव होते हैं और जो संपूर्ण काव्य में अन्य भाव को प्रेरित करते हैं। साधनावस्था के काव्य में यह बीज भाव क्या होता है, करुणा होता है। अब शुक्ल जी का एक निबंध आप सबने अवश्य सुना होगा या पढ़ा होगा, करुणा। तो आप एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे कि शुक्ल जी के जो निबंध हैं उनके विषय या फिर उनके शीर्षक जो हैं वो कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक हैं। तो आप ये चीज विशेष में नोट डाउन कर लीजिए कि शुक्ल जी के निबंधों में मनोविश्लेषणात्मक तत्व प्रधान होता है। आगे बढ़े तो शुक्ल जी इस संदर्भ में एक उदाहरण भी देते हैं। इस निबंध में लिखते हैं कि काव्य का उत्कर्ष केवल प्रेम भाव की कोमल व्यंजना में ही नहीं माना जा सकता, बल्कि क्रोध आदि उग्र और प्रचंड भावों के विधान में भी यदि उनकी तह में क्या हो, करुणा भाव स्थित हो, तो दोनों ही तरीके के भाव, फिर चाहे वो प्रेम भाव हो, कोमल अभिव्यंजनाएं हों या फिर क्रोध या फिर उग्र भाव हों, दोनों में ही सौंदर्य का साक्षात्कार होगा। लेकिन शर्त ये है दोनों ही स्थानों पर करुणा भाव विद्यमान होना चाहिए, ऐसा मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अगले बिंदु की ओर बढ़े तो अगला बिंदु है काव्य में क्रोध और युद्ध का सौंदर्य। शुक्ल जी उन विचारधाराओं का खंडन करते हैं जो केवल प्रेम और सेवा को ही सौंदर्य का प्रतीक मानते हैं। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी टॉल्स्टॉय, जो कि एक पाश्चात्य विद्वान हैं या फिर पाश्चात्य विचारक हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल टॉल्स्टॉय के विचारों की आलोचना करते हुए लिखते हैं कि क्रूर आताताइयों यानी कि जो आक्रमणकारी होते हैं, क्रूर आताताइयों को प्रेम जताने तथा उनकी सेवा शुश्रूषा करने में ही कर्तव्य की सीमा नहीं मानी जा सकती। वे राम और कृष्ण के युद्ध और क्रोध को भी सौंदर्य की श्रेणी में रखते हैं यदि उसकी प्रेरणा करुणा हो। फिर से वही तत्व
सामने आ रहा है। क्या? दोनों ही स्थानों पर भले ही प्रेम की कोमल अभिव्यंजना की गई है और वहीं दूसरे स्थान पर क्रोध है या फिर नफरत है, द्वेष है, दोनों ही स्थानों पर सौंदर्य दिखाई देगा या फिर दोनों ही सिचुएशंस को सौंदर्य की श्रेणी में रखा जाएगा। बशर्ते शर्त ये है, क्या शर्त है? करुणा का भाव दोनों में विद्यमान होना चाहिए, दोनों स्थितियों में करुणा भाव विद्यमान होना चाहिए, ऐसा मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आगे बढ़े तो 7वां बिंदु है कर्म सौंदर्य और रूप सौंदर्य का समन्वय। एक सच्चे कवि के लिए केवल रूप नहीं बल्कि कर्म भी सौंदर्य का विषय होना चाहिए। इस संदर्भ में शुक्ल जी कहते भी हैं निबंध में कि भीतरी और बाहरी सौंदर्य, रूप सौंदर्य और कर्म सौंदर्य के मेल की यह आदत बहुत पुरानी है और बिल्कुल छूट भी नहीं सकती। शुक्ल जी इसे कविता की आत्मा मानते हैं, किसे? कर्म सौंदर्य और रूप सौंदर्य के समन्वय को। आगे बढ़े तो 8वां बिंदु है सौंदर्य का गत्यात्मक गति शब्द से बना है, तो इसको आप इस तरह से अर्थ इसका निकाल सकते हैं कि सौंदर्य जो है उसमें गति होती है और व्यापक दृष्टिकोण। शुक्ल जी काव्य को स्थिर नहीं बल्कि गतिशील मानते हैं, डायनेमिक मानते हैं, जिसमें जीवन के विविध रूपों को सौंदर्य में रूपांतरित करने की क्षमता हो। उनका यह दृष्टिकोण काव्य को केवल कला नहीं सामाजिक दायित्व की संज्ञा भी देता है। इस संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं कि काव्य कला की पूरी रमणीयता इन दोनों पक्षों के समन्वय के बीच मंगल या सौंदर्य के विकास में दिखाई पड़ती है। आगे बढ़े तो अभी तक जो चर्चा हमने की है उससे क्या निष्कर्ष सामने निकल कर आता है, इस पर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह निबंध जो है केवल काव्य सिद्धांत नहीं, यहाँ से आपको विशेष के लिए पॉइंट्स मिल जाएंगे। क्या? केवल काव्य सिद्धांत नहीं बल्कि साहित्य की लोक धर्मी चेतना का घोष है, यानी लिए हुए है उसको। वे काव्य को केवल आनंद का साधन नहीं बल्कि संघर्ष, करुणा और लोक मंगल की धारा के रूप में भी देखते हैं। यह विचार आज भी साहित्य को सामाजिक दृष्टि से मूल्यांकित करने के लिए अत्यंत प्रासंगिक हो जाता है। तो इस तरह से आप चीज़ों को एक्सप्लेन करके आएंगे और आप डेफिनेटली अधिक अंक प्राप्त करने के दावेदार हो जाएंगे। अब एक बात मैं आपको और बता दूं, शीर्षक की सार्थकता पर भी बात करनी ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि आप जब किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं तो उसमें शीर्षक जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पे बात करेंगे तो, क्योंकि आपकी जो पढ़ाई है वो हायर लेवल की हो चुकी है, तो आपका जो उत्तर है वो स्कूल लेवल से अलग होना चाहिए। तो शीर्षक की सार्थकता पर बात करें तो काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, शीर्षक क्या कह रहा है इसको समझिए। काव्य में किसकी साधनावस्था, किसकी साधना की बात की गई है? साधनावस्था तो दो शब्दों से मिलकर बना है, साधना और अवस्था, यानी कि साधना की अवस्था। लोक मंगल दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक और मंगल, अर्थात लोगों का मंगल, जन कल्याण। तो काव्य में किसकी साधना की जाती है काव्य के माध्यम से, या की जानी चाहिए? लोक मंगल की। यानी काव्य कैसा होना चाहिए? लोक हितकारी होना चाहिए, लोक मंगलकारी होना चाहिए, एक व्यापक स्तर पर लोगों के मंगल की कामना करने वाला होना चाहिए, लोगों को दुखों से बाहर लाने वाला होना चाहिए। तो इस तरह से काव्य का उद्देश्य जो है क्या होना चाहिए, इस पर भी चर्चा करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। जब आप इस शीर्षक को समझेंगे तो आप एक मोटे तौर पर इस निबंध के अर्थ को भी समझ जाएंगे। बाकी आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट या क्वेरी रहती है तो कमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए ओपन रखती हूँ मैं, वहाँ जाकर कमेंट करिए। अगर आप मुझसे व्यक्तिगत तौर पर जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर मुझसे जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है तो वो भी आप कमेंट करिए, मैं उस पर वीडियो अवश्य बना दूंगी। ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपकी हेल्प के लिए बनाया गया है। मैंने जो परेशानी आपने समय में फेस की थी वो आप ना करें, यही मेरी हमेशा यहाँ से कोशिश रहती है। तो इसके लिए आप अपने साथियों को चैनल से अवश्य जोड़ें ताकि मैं एक व्यापक स्तर पर आप सब लोगों की मदद कर पाऊँ। और वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं किसी अन्य महत्वपूर्ण वीडियो में अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपने साथियों को चैनल से अवश्य जोड़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।